तो इंटीरियर ऑफ अर्थ क्या क्या है, इसमें हमें ये पढ़ना है। तो अर्थ के इंटीरियर में क्या होता है, अर्थ हमारा पूरा गोल होता है, उसके अंदर कौन कौन सी लेयर्स हैं, ये आउटर लेयर हो गई, फिर उसके अंदर ये इनर लेयर, बीच वाली मिडल लेयर, और ये सबसे इंटर। तो कितनी लेयर्स होती है, 3 लेयर्स होती है अर्थ के अंदर। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ के एविडेंसेस क्या है कि हमें किस किस से पता लगा कि अर्थ के इंटीरियर में 3 लेयर्स हैं, कौन सी लेयर क्या कैसे बिहेव करती है, इस सब के एविडेंस थे 3 तरह से, एक आर्टिफिशियल, नेचुरल और बाकी थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ में जो जो है उसके हिसाब से। तो आर्टिफिशियल में क्या आ गया, टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी। जब जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाते हैं तो टेम्परेचर चेंज होता है, अर्थ के अंदर क्या गर्म गर्म है, प्रेशर भी हाई होता है और टेम्परेचर भी हाई होता है उधर पे, और डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। तो ये सब क्या है, आर्टिफिशियल। फिर आते हैं नेचुरल। नेचुरल में क्या है, वोल्केनो और अर्थक्वेक। वोल्केनो वही होते हैं जिससे लावा निकलता है। तो लावा कहाँ से आता है, अर्थ के अंदर से। जैसे ये अर्थ है, ये छोटा सा वोल्केनो जैसा आ गया, ठीक है, पहाड़ी जैसी, उसके ऊपर से लावा निकलता है ना। तो ये उसमें ऐसे होता है जैसे पूरा अर्थ, यहाँ पे एक वोल्केनो है। तो जो लावा होता है ये अर्थ के इंटीरियर से आता है। तो इससे कि जब लावा बाहर आएगा तो हमें पता लगेगा कि लावा के अंदर क्या क्या मटेरियल है, क्या क्या उसकी कंपोजिशन, क्या क्या स्ट्रक्चर कैसा है अंदर का। तो उससे हमें लावा से पता चल जाएगा। और अर्थ को एक आता है जब, तो अर्थ की वो होती है ऐसे से टूट जाती है ना अर्थ, तो अर्थ को एक से भी हमें पता लग जाएगा कि अंदर अंदर क्या क्या मटेरियल प्रेजेंट है अर्थ के। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैसे पता लगता है, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी से, वोल्केनो और अर्थ को एक से, और थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ जो है इसमें नेबुलर थ्योरी, जो नेबुलर की थ्योरी, नेबुलर वाली थ्योरी थी, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि अर्थ जो है कैसे फॉर्म हुई, एक हॉट बॉडी है जो कि गोल गोल घूमती रही, फिर धीरे धीरे वो क्या हो गई, ठंडी हो गई। तो जब पहले स्टार्टिंग में क्या थी, नेबुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में अर्थ कैसी थी, हॉट बॉडी थी, बहुत गर्म थी। वो तो धीरे धीरे घूम के ठंडी हो गई। पर पहले स्टार्टिंग में क्या थी, हॉट बॉडी थी। तो जब हॉटनेस बाहर से कम हुई पर अंदर से तो है ना, तो अंदर का टेम्परेचर भी क्या होता है, हाई होता है के इंटीरियर का। इन सब चीज़ों से हमें पता लगा कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। अब मेन चीज़ इसमें स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, मतलब उसका इंटीरियर कैसा है। तो सबसे पहले ये लेयर आती है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। मतलब क्रस्ट सबसे पहली लेयर, 3 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट सबसे अपर लेयर होती है, मेंटल मिडल वाली, और कोर सबसे इनर वाली, अंदर वाली। तो मतलब ये लेयर्स कैसे होती हैं, ये पूरा अर्थ, जैसे हम यहाँ पे ऊपर खड़े हैं तो हमारे नीचे क्या है, क्रस्ट है सबसे पहले, उसके नीचे क्या होगी, मेंटल, और सबसे अंदर क्या होगा, कोर। तो ये ऐसे होगा जैसे हम इधर पे खड़े होते हैं, हम क्रस्ट के ऊपर होते हैं, अपर क्रस्ट के ऊपर रहते हैं हम लोग। फिर क्रस्ट के नीचे क्या आती है, मेंटल, मेंटल के नीचे आती है कोर। तो 3 मेन लेयर्स हैं। सबसे पहले क्रस्ट, क्रस्ट की तीनों लेयर्स को 2-2 में डिवाइड किया, अपर लोअर, और जो इन कोर है जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसका आउटर और इनर बनाया। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, तो इनको थोड़ा थोड़ा अलग अलग से। पहले क्रस्ट जो है वो 100 किलोमीटर तक है, एक्सटेंड होती, मतलब जहाँ पे हम खड़े हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारे जहाँ से खड़े हैं हम, वहाँ से लेके नीचे तक 100 किलोमीटर आता है। उसके बाद तो ये जो 100 किलोमीटर में क्या आती है, हमारी क्रस्ट। मतलब यहाँ पे हम खड़े हैं, हम तो क्रस्ट के ऊपर रहते हैं, तो हमारे यहाँ से लेके क्रस्ट कहाँ तक है, नीचे 100 किलोमीटर तक है। उस 100 किलोमीटर के बाद क्या था, 2900, तो 100 किलोमीटर तक आ गई क्रस्ट। तो इस 100 किलोमीटर के बाद 2900 किलोमीटर तक, मतलब इस 100 किलोमीटर के बाद जितनी हमारी क्रस्ट आ गई, अपर लोअर क्रस्ट को मिला के क्या आती है हमारी 2900 किलोमीटर तक मेंटल। और फिर एंड में 2900 किलोमीटर के आगे
6400 किलोमीटर तक क्या आती है हमारी इनर, मतलब मेंटल के बाद अर्थ का रेडियस कितना है 6400 किलोमीटर तक। तो उसी 6400 किलोमीटर के पहला जो 100 किलोमीटर उसमें क्या है क्रस्ट है। 2900 किलोमीटर के बाद जो 2900 किलोमीटर तक क्या है मेंटल, और बाकी बची हुई 6400 किलोमीटर तक क्या है कोर। तो 3 लेयर्स है क्रस्ट, मेंटल और कोर। और टोटल रेडियस कितना है अर्थ का, रेडियस क्या हो गया ये वाला। तो ये ऐसे दिखाया, ये जो ऐसा ट्रायंगल जैसा बना है ये ऐसे है कि ये ऊपर क्रस्ट, फिर मेंटल और ये कोर। तो ये कोर इतना पोर्शन हो गया पूरा अर्थ का, मेंटल इतना और बाकी बची क्रस्ट हो गई। उसके बाद क्रस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक है अपर क्रस्ट, एक है लोअर क्रस्ट। अपर और लोअर क्रस्ट को जो डिवाइड करती है उसको बोलते हैं कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। इसका क्या नाम है डिवीजन का, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। कोनार्ड नाम याद रखने का। डिसकंटिन्यूटी क्या है, मतलब जो कंटिन्यू होता रहता है वो जैसा एक जैसे चलता रहता है। तो डिसकंटिन्यू मतलब अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को, अपर क्रस्ट यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो जाती है, मतलब यहाँ पे अपर क्रस्ट खत्म हो जाती है, इसके नीचे क्या आती है लोअर क्रस्ट। तो इसका नाम क्या है कोनार्ड। क्रस्ट और कोनार्ड सी है, दोनों सेम। तो क्रस्ट को जो डिवाइड कर रहा है अपर और लोअर में उसका क्या नाम है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद आता है हमारा क्रस्ट और मेन मेंटल, मतलब ऐसे 2 मेन ले रहे हैं तो क्रस्ट और मेंटल को जो डिवाइड करेगा उसका नाम है मोहो डिसकंटिन्यूटी। मोहो क्रस्ट को और मेंटल को डिवाइड कर रहा है ये। तो जो क्रस्ट और मेंटल को एक दूसरे से अलग करेगा, मतलब जहाँ पे क्रस्ट अलग है मेंटल अलग है तो उसको क्या बोलेंगे मोहो। मेंटल और एम सेम एम, उस हिसाब से मेंटल और क्रस्ट को जो डिवाइड करेगा वो क्या है मोहो डिसकंटिन्यूटी, ये वाली लेयर। उसके बाद आती है हमारी एस्थीनोस्फेयर। अपर मेंटल में, मेंटल के भी 2 पार्ट्स हैं, मेंटल अपर मेंटल लोअर मेंटल। तो अपर मेंटल में स्टार्टिंग में ही, मतलब जो डिसकंटिन्यू है मोहो डिसकंटिन्यूटी के नीचे ही हमारी क्या आती है एस्थीनोस्फेयर आती है। एस्थीनोस्फेयर क्या है सेमी लिक्विड जैसा है, मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा लिक्विड जैसा है और थोड़ा थोड़ा सॉलिड जैसा मिक्सअप है। और इसकी वजह से क्या होता है मैग्मा होता है, मतलब जो मैग्मा वॉल्केनो जो बाहर आते हैं ये लिक्विड होता है। तो यही जो फॉर्म है लिक्विड शिक्विड जो सेमी लिक्विड है यही आता है बाहर। ये कैसे होगा, मतलब ये जो वॉल्केनो है, जो अर्थ में हमें छोटे छोटे पहाड़ दिखते हैं जिसके अंदर लावा सा भरा होता है, तो वो कहाँ से होते हैं, इधर से कनेक्ट होते हैं। तो ये जो एस्थीनोस्फेयर में जो सेमी लिक्विड प्रेजेंट है यही क्या होता है मैग्मा, इसी की वजह से मैग्मा बाहर आता है, मतलब यही होता है, यही मैग्मा होता है और इस वॉल्केनो के थ्रू बाहर आके हमको तंग करता है। तो एस्थीनोस्फेयर में क्या होता है सेमी लिक्विड होता है और मैग्मा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब जो मैग्मा जो वॉल्केनो के टाइम पे फटता है मैग्मा बाहर आता है वो क्या है, किसकी वजह से, किस लेयर में होता है प्रेजेंट, एस्थीनोस्फेयर में। और एस्थीनोस्फेयर जो होता है सेमी लिक्विड होता है, तो उसके जो ऊपर वाली प्लेट्स हैं, मतलब जो क्रस्ट है, क्रस्ट क्या है मैं प्लेट्स ही हैं, ये प्लेट्स जुड़ी होती हैं अलग अलग। पूरा अर्थ जो है बहुत सारी प्लेट्स से बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो प्लेट्स हैं ये किसके ऊपर होती है, एस्थीनोस्फेयर के, मतलब ये जो क्रस्ट है ये 100 किलोमीटर की एक प्लेट होगी, प्लेट जैसी ना। तो ये जो प्लेट्स हैं ये किसके ऊपर फ्लोट करती हैं, एस्थीनोस्फेयर के ऊपर। फ्लोट भी नहीं करती हैं, ऐसे थोड़ी जमी हुई सी, क्योंकि ये सेमी लिक्विड है, पूरा लिक्विड होता है तो फिर फ्लोट करती है। तो एस्थीनोस्फेयर में सेमी लिक्विड में क्या है थोड़ी थोड़ी सी फ्लोट करती हैं। क्रस्ट जो है, क्रस्ट की जो प्लेट्स हैं, मतलब जो कंटिनेंटल प्लेट्स या ओशनिक प्लेट जिसके ऊपर हमारे कंटिनेंट्स हैं या ओशन वाली कोई भी प्लेट, वो किसके ऊपर होती है, एस्थीनोस्फेयर की वजह से। और एस्थीनोस्फेयर सेमी लिक्विड है तो इसकी वजह से क्या कि प्लेट्स आपस में पास पास भी आती हैं, दूर दूर भी जाती हैं। और जब पास और दूर जाती हैं तब कैसी सिचुएशन होती है, अर्थक्वेक वाली, क्योंकि जब प्लेट्स हिलेंगी हमारी क्रस्ट हिलेगी तो हम लोग भी हिलेंगे, हमें अर्थक्वेक जैसा फील होगा। तो वो क्या होता है, अर्थक्वेक किस वजह से आता है, एस्थीनोस्फेयर में जो सेमी लिक्विड प्रेजेंट होता है उसके ऊपर प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। जब प्लेट्स थोड़ी बहुत शिफ्ट होती हैं तो वो क्या है, कन्वर्ज होंगी, डाइवर्ज होंगी, प्लेट्स इधर पास आएंगी या तो प्लेट्स या फिर दूर जाएंगी, तो उससे क्या होगा, अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक के लिए भी रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, एस्थीनोस्फेयर। और मैग्मा के लिए भी, मतलब वॉल्केनो और अर्थक्वेक दोनों के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है।
इसके बाद फिर जो हमारा मेंटल है वो भी दो में डिवाइड है, अपर में और लोअर में। तो इसका कुछ ज़्यादा खास रोल नहीं है। इसके बाद आता है मेंटल के बाद क्या आता है, कोर, CORE, कोर। मेंटल के बाद जब मेंटल आ गया, ख़त्म हो गया, उसके बाद फिर से एक डिसकंटिन्यूटी वाला है, तो उसका क्या नाम है, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, या फिर सिंपल डिसकंटिन्यूटी को हम डिस्क भी बोल सकते हैं। तो जो मेंटल और कोर को अलग करता है वो क्या है, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और कोर भी क्या है, आउटर और इनर में डिवाइड है। इनर क्यों, इसको क्यों नहीं हमने अपर और लोअर बोला है, क्योंकि ये क्या है, कोर सबसे अंदर वाला पार्ट है, तो इनर और आउटर में डिवाइड है, बाकी सारे अपर और लोअर्स में डिवाइड है। तो कोर का जो आउटर वाला पार्ट मतलब ऊपर वाला पार्ट है वो क्या होता है, लिक्विड, और जो अंदर वाला है वो क्या है, सॉलिड। सॉलिड क्यों है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है इनर कोर जो है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर है। बाकी सारी जितनी भी लेयर्स हैं सबका प्रेशर किसके ऊपर है, कोर के इनर वाले पार्ट पे, इसलिए ये क्या है, सॉलिड। पर जो आउटर वाला है वो क्या है, लिक्विड। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो चीज़ें क्या लिक्विड में कन्वर्ट होने शुरू हो जाती हैं। लिक्विड इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि गैस में भी बदल जाए, पर ऊपर की लेयर्स का इतना प्रेशर होता है कि वो गैस में नहीं होता है, वो किस में होता है, लिक्विड वाली फॉर्म में। और जो सबसे अंदर वाला है उस पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है, उस वजह से क्या है, ये सॉलिड में होता है। तो इनर कोर किस में होता है, सॉलिड वाली फॉर्म में, और आउटर कोर होता है लिक्विड फॉर्म में। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को जो डिवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं, कोनाड, सी से। क्रस्ट और मेंटल को जो डिवाइड करती है वो होती है मोहो डिसकंटिन्यूटी, मेंटल और मोहो, ठीक। उसके बाद आती है गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, जो कि मेंटल और कोर को डिवाइड करती है। मतलब जहाँ पे मेंटल खत्म होती है और कोर स्टार्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। इसके बाद जो क्रस्ट है वो किससे बनी होती है, मेंटल किससे बनी होती है और कोर किससे बनी होती है। तो क्रस्ट किससे बनी होती है, सियाल से बनी, सियाल से नहीं होती। मतलब क्रस्ट को हम सियाल भी बोलते हैं। सियाल क्यों बोलते हैं, क्योंकि SI होता है सिलिकॉन के लिए, सिलिका, ठीक है, और AL होता है एल्यूमिनियम के लिए। तो क्रस्ट को सियाल भी बोलते हैं क्योंकि ये किससे बना होता है, सिलिका और एल्यूमिनियम से। दोनों का आगे क्या वर्ड्स ले लिया तो उससे क्या बन गया, सियाल। तो क्रस्ट इज ऑल्सो नोन एज सियाल। फिर आता है हमारा मेंटल। मेंटल किससे बना होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। सिलिका और मैग्नीशियम से बनी क्या होती है, मेंटल किससे बनी होती है, सिलिका और मैग्नीशियम। मतलब इसमें सिलिका और मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। तो सिलिका का SI और मैग्नीशियम का M है, तो क्या बन गया, सीमा। तो मेंटल को क्या बोलते हैं हम, मेंटल इज ऑल्सो नोन एज सीमा। फिर आता है हमारा कोर। कोर जो बना होता है इसको बोलते हैं निफ या नाइफ जो भी है। तो Ni से क्या होता है, निकल, और Fe से आयरन का, जो आयरन को हम Fe लिखते हैं केमिस्ट्री में। तो निकल और आयरन से क्या बना होता है, कोर किससे बना होता है, निकल और आयरन प्रेजेंट होता है कोर में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, निफ। आयरन के लिए Fe होता है। तो निफ की कोर इज ऑल्सो नोन एज निफ, मेंटल इज ऑल्सो नोन एज सीमा, और क्रस्ट इज ऑल्सो नोन एज सियाल, ठीक है। इसकी डेंसिटी कितनी है, क्रस्ट की जैसे जैसे नीचे जाएंगे डेंसिटी बढ़ती जाएगी। डेंसिटी क्या होता है, कितनी ज़्यादा डेंस है, कितना ज़्यादा उसका, जैसे हम जैसे पानी में आटा मिला रहे, तो पहले 1 चम्मच मिलाया, वो क्या बन गया हमारा क्रस्ट। 2-3 चम्मच मिलाया फिर मेंटल, और 5-6 चम्मच मिला दिया तो फिर कोर। मतलब बहुत ज़्यादा डेंसिटी का मतलब हो गया उसकी थिकनेस, उसका कंटेंट कितना बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या है, उसकी डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ है, कोर में। कोर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा। मेंटल के ऊपर सिर्फ इसी एक क्रस्ट का प्रेशर है, तो मेंटल की कोर से थोड़ी कम होगी, क्योंकि कोर के ऊपर तो दोनों लेयर का प्रेशर है। और क्रस्ट के ऊपर बहुत ही कम डेंसिटी होगी, क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ क्या है, एटमॉस्फेयर, जहाँ में हम रह रहे हैं मतलब, तो एटमॉस्फेयर का तो इतना प्रेशर होता ही नहीं है। तो क्रस्ट के सबसे कम डेंसिटी होगी, मेंटल की उससे थोड़ी ज़्यादा, और कोर की सबसे ज़्यादा। तो क्रस्ट की डेंसिटी कितनी होती है, 3, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, रो बोलते हैं, ओम बोलते हैं, कुछ ओम नहीं बोलते हैं, रो बोलते हैं, रो। तो 3 रो डेंसिटी को
ये वाला फॉर्मूला होता है। 3 रो किसकी है डेंसिटी, क्रस्ट की। 5 रो के अराउंड किसकी है, मेंटल की। और 9.5 से लेके 14 पॉइंट रो तक कितनी है, कोर की डेंसिटी है। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, कोर की, 9.5 से लेके 14.5 रो तक। इसको हम छोड़ो, रो ही ठीक। और मेंटल की कितनी है, 5 रो। और 3 रो किसकी है, क्रस्ट की। क्रस्ट की सबसे कम, मेंटल की सबसे ज़्यादा। मेंटल की नहीं, कोर की सबसे ज़्यादा, मेंटल की मीडियम, दोनों के बीच में। तो ये स्ट्रक्चर पूरा बनाएंगे अगर पेपर में तो मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। अभी इसका और भी है। तो जो हमारी क्रस्ट है उसकी डेंसिटी कितनी होती है, 3 रो के अराउंड, ठीक है। क्रस्ट किस में डिवाइड है, अपर और लोअर में। थिकनेस 100 किलोमीटर तक है। अपर और लोअर को जो डिवाइड करता है, मतलब जहाँ पे अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट अलग अलग होती हैं डिफाइन, वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। और ये किस क्रस्ट को हम सियाल भी बोलते हैं। सियाल मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम। वहाँ पे क्या मिलता है, क्रस्ट में क्या क्या मिलता है, सिलिकेट्स और एल्यूमिनियम। फिर आता है मेंटल। मेंटल की 5 रो के अराउंड क्या है डेंसिटी। और मेंटल और क्रस्ट को जो अलग करता है उसको मोहोरोविक मतलब मोहो डिसकंटिन्यूटी या फिर मोहो डिस्क भी बोलते हैं। और इधर भी क्या होता है, जो हमारी सिस्मिक वेव्स होती हैं। सिस्मिक वेव किसकी होती हैं, अर्थक्वेक की। अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं, अर्थक्वेक की भी 3 टाइप की वेव्स होती हैं। तो उसमें जो एक सिस्मिक वेव है, जब मेंटल में आती है वो वेव, मतलब अर्थक्वेक जैसे कहीं अंदर से अर्थक्वेक हुआ, ठीक है। जैसे वो मेंटल में एंटर करेगी उसकी वेव, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब मेंटल में क्या होता है, सेमी लिक्विड प्रेजेंट है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो अर्थक्वेक की वेव्स है, मतलब जो सिस्मिक वेव्स हैं, वो कभी कभी कोई सॉलिड में चलती है या कभी कभी कोई सिर्फ सरफेस पे चलती हैं या फिर कोई लिक्विड में चलती है। तो जब वो मेंटल में आती हैं तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और मेंटल कहाँ तक है, मेंटल की थिकनेस है अप टू 2900 किलोमीटर, मतलब 100 किलोमीटर क्रस्ट के बाद 2900 किलोमीटर तक जब हम नीचे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, सिर्फ मेंटल मिलेगी। उसके बाद जो तो ये जो हमारी मेंटल में जब हमारी ये सिस्मिक वेव की जो वेलोसिटी कम हो जाती है तो उस जोन को क्या बोलते हैं, अपर मेंटल में होता है ज्यादातर। अपर मेंटल में जब हमारी सिस्मिक वेव, जो हमारी अर्थक्वेक की वेव है, उसकी वेलोसिटी जब कम हो जाती है तो उस जोन को क्या बोलते हैं, जोन ऑफ लो वेलोसिटी। लो वेलोसिटी इसकी अर्थक्वेक की जो सिस्मिक वेव है, सिस्मिक वेव का मतलब ही अर्थक्वेक की वेव है। तो अर्थक्वेक की जो वेव है उसकी वेलोसिटी जब लो हो जाती है अपर मेंटल में, तो उस एरिया को या जोन को क्या बोलेंगे, जोन ऑफ लो वेलोसिटी। तो मेंटल को हम सीमा भी बोलते हैं। सीमा से क्या निकलेगा, सिलिका और मैग्नीशियम। मतलब मेंटल किससे बना है, मेंटल में क्या प्रेजेंट है, सिलिका और मैग्नीशियम। फिर आता है कोर। कोर में जो हमारी सिस्मिक वेव है, जो हमारी पी वेव्स हैं, अब अर्थक्वेक की भी 3 टाइप्स की वेव है, तो उसमें से जो एक पी वेव होती है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, अचानक से इंक्रीज हो जाती है कोर में जाके। अर्थक्वेक की एक ऐसी वेव भी है जिसकी वेलोसिटी कोर में जाके इंक्रीज हो जाती है। और जो हमारी कोर और मेंटल को अलग करती है, मतलब मेंटल जहाँ से पे खत्म होती है और कोर जहाँ से स्टार्ट होती है, उसको क्या बोलते हैं, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। उसको बोलते हैं गुटनबर्ग डिस्क भी बोलते हैं उसको। तो कोर की डेंसिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा कोर की डेंसिटी कितनी होती है, 9.5 से लेके 14.5 रो तक, ठीक। उसके बाद लिथोस्फेयर, पायरोस्फेयर, बैरिस्फेयर, तो ये सब आता है। जैसे हमारी क्रस्ट, उन्हीं को क्रस्ट, थोड़ी सी क्रस्ट को मिला के, थोड़ा सा मेंटल को मिला के, थोड़ा सा कोर अलग अलग करके हमने लिथोस्फेयर, पायरोस्फेयर और बैरिस्फेयर बना दिया। तो लिथोस्फेयर क्या है, सिर्फ रॉक वाला एरिया, तो इसमें क्या आएगा, हमारा सिर्फ क्रस्ट वाला एरिया आएगा, जो कि किससे बना होता है, सिलिकेट से। मतलब जो हमारा क्रस्ट वाला एरिया है या फिर अपर मेंटल थोड़ा थोड़ा मिला के, उस एरिया को क्या बोलते हैं हम, लिथोस्फेयर, क्योंकि वहाँ पे ज्यादातर क्या होती है, रॉक्स होती हैं। और वहाँ पे रॉक्स किसकी बनी होती है, सिलिका की। तो सियाल और सीमा दोनों मेंटल और जो क्रस्ट है उसमें सिलिका प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर मतलब रॉक वाला स्फेयर, जहाँ पे रॉक्स सॉलिड पोर्शन है अर्थ का। उसके बाद आता है पायरोस्फेयर, मिडल जोन ऑफ अर्थ,
मतलब पायरोस्फीयर क्या हो गया, मेंटल वाला एरिया, मिडल जोन बोला है अर्थ का, तो ये क्या हो गया हमारा मेंटल वाला एरिया। और बैरिस्फीयर, बैरिस्फीयर के आंसर सबसे इनर मोस्ट जोन है किसका, अर्थ का। मतलब बैरिस्फीयर क्या है, इधर कोर है, कोर को ही बैरिस्फीयर बोल दिया है, मेंटल को पायरोस्फीयर बोल दिया है, लिथोस्फीयर हमारी क्रस्ट आ गई। बस इतना चाहिए।